एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस इत्तेहाद पर हमला बोला है। हैदराबाद के मलकपेट में अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वो किसी सूरत में रियासत मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस मौके पर ओवैसी ने पार्टी के सफाई के बयान पर अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का मकसद ही मुल्क मुखालिफ आरएसएस जैसी तंजीमों की मुखालफत करना है। 4G का जमाना है, आप गम के पेंडुलम मारेंगे। नायडू बैठे साइकिल पर, सीट फटती है, हर 2 कदम पर चेन गिर जाती, पंक्चर हुआ तो बोलते बलाला को मिला फोन, जरा कुछ देते क्या पूछ। भाई एक एक माहिर फन है, पेट्रोल आसमान पे है, आंध्र प्रदेश कुछ नहीं हो रहा मगर नायडू पूरे मुल्क को बचाने निकले। तो मेरे भाई, जमहूरियत को अगर सही बचाना है तो याद रखिए, जिन लोगों का काम करने का रिकॉर्ड है उसको देखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यहां इस असेंबली हलके से मुकाबला बीजेपी से है, वोटर लिस्ट देख लो आप, बीजेपी से मुकाबला। ये लोग जो आकर ये जो तमाशा कर रहे, ये जो बंदर का नाच कर रहे डुगडुगी बजाकर, ये चाहते हैं कि हमारी तवज्जो बीजेपी से हट जाए और बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाए। बीजेपी भी इसमें मुत्तफिक है। अमित शाह हैदराबाद को आते हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात को जाते हैं, कहते हैं कि मंजलिस को खत्म कर दूंगा। कांग्रेस और तेलुगु देशम भी यही कहती है। चंद्रबाबू नायडू जो अपने ससुरे के वफादार साबित नहीं हुए, हमको आंख दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को बताना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ है या दूसरों के साथ है। चंद्रबाबू नायडू तुम सुन लो, तुम हमेशा धोखा देते रहे। इधर बीजेपी सदर अमित शाह हर हाल में तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपने वोटरों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में एआईएमआईएम के से बीजेपी के अलावा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उनका सफाया रियासत के लिए बहुत जरूरी है। इस मौके पर अमित शाह ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया। केसीआर के 12% रिजर्वेशन के वादे पर तंज करते हुए शाह ने कहा कि वो किसका हक मारकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना की महान जनता ने तय करना है कि तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार बनेगी। यहां मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच में, 3 गठबंधनों के बीच में चुनाव। आप मुझे सब बताओ कि मजलिस की दादागिरी से टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी तेलंगाना को मुक्त कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? मित्रों, ये ओवैसी से तेलंगाना को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर सकती है और कोई मुक्त नहीं कर सकता। और मित्रों, मुस्लिम आरक्षण का जो बिल लाया है वो हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों और ओबीसी भाइयों के खिलाफ, क्योंकि 50% सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय करी है, इससे ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ नहीं सकता। अगर 12% माइनॉरिटी को देना है तो किसका काट कर दोगे? दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी का, किसका काटोगे? वो केसीआर ने तेलंगाना की जनता को बताना चाहिए। किसानों को सहायता करने का वादा किया, कोई सहायता नहीं करी। 4.5 साल के अंदर 4500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। केसीआर की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 131 किसानों ने आत्महत्या करी है। मित्रों, ये सरकार की संवेदनशीलता भी शून्य है। तेलंगाना के जागित्याल जिले के एक लोकप्रिय तीर्थस्थल कोंडागट्टू के अंदर एक भयानक दुर्घटना हुई जिसमें 65 लोग मारे गए, 65 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी,
30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मगर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है वहां जाकर मृतकों को और घायलों को सांत्वना देने का। Reservations or concerns, Amit Shah comments are not at all acceptable, that it should not be crossed 50%. Is there any provision in constitution that reservation should not be crossed 50%? There is the Supreme Court verdict, but in that verdict there are guidelines under which circumstances it should be get increased, what kind of justification is required to increase from 50% to further level for the reservations are concerned. But these BJP leaders, they are unable to understand the whole judgment, the guidelines which was given by the Supreme Court. It is very important, social and livability of the particular set of the people who are in downtrodden economically, regionally, as well as socially backward sects are there. In such case, the state which wants to provide any kind of reservations, they should give the appropriate justification to get those sects into the reservation fold. It is the thing which is making misleading by the BJP leaders. इधर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस भी संजीदा हो गई है। आम इंतखाबात 2014 में सोशल मीडिया के अहम किरदार को देखते हुए पार्टी ने तेलंगाना में भी सोशल वॉर रूम बनाया है, जहां से पार्टी जिम्मेदारान पूरी रियासत पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी टीम तेलंगाना में मौजूदा हालात और केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी का मुताला कर रही है, जिसके बाद वो इन बातों को अवाम तक पहुंचाएगी। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा एमपी और सीनियर लीडर डॉक्टर नासिर हुसैन को दी है। इस पूरे मामले को लेकर नासिर हुसैन से खास बात की हमारे इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं और जो नॉमिनेशन फाइल होने थे वो तमाम हो चुके हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरीके से मैदान में उतर गई हैं और तैयारी कर रही है कि कैसे वो लोगों का वोट हासिल करें और कैसे यहाँ हुकूमत बनाए। इस वक्त हम हैं कांग्रेस का जो वॉर रूम है, जहाँ पर तैयारी हो रही है इंतखाबात को लेकर के, जहाँ पर स्टार प्रचारक कौन होंगे उनकी फहरिस्त तैयार हो रही है और एक एक चीज़ के ऊपर बात हो रही है। इस वक्त हम वहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ कमांड रूम है, मीडिया कमांड रूम और फिर उसके वॉर रूम भी कहा जाएगा, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। आइए बात करते हैं, देखते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नासिर हुसैन साहब जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उनकी क़यादत में तैयारियाँ चल रही हैं। किन किन इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, किन किन तरीक़ों से काम किया जा रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। सर, जैसा हम देख रहे हैं कि भाई नॉमिनेशन जो है वो फाइल हो चुके हैं, अब आप लोगों का काम और ज़्यादा बढ़ गया पहले के मुकाबले, तो कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने गौर व फिक्र किया? देखिए, यहाँ पे टीआरएस की सरकार थी, 4.5 साल उनकी सरकार थी और तेलंगाना का स्टेट बहुत सारे इश्यूज़ को सामने रखते हुए एक बड़ा विजन दिमाग में रखते हुए जो मालूम ये तेलंगाना स्टेट क्रिएट किया गया था। इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। मिसेस सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा थी उस टाइम पे, उन्होंने पहल करके बोला कि मैंने प्रॉमिस किया तेलंगाना के लोगों के लिए, और तेलंगाना का एजिटेशन और मूवमेंट जो है करीब 40-50 साल से चल रहा था। ये बातें आप लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। ये बताइए साहब कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ हवा जो है बदली है और कांग्रेस के हक में वो हवा जा रही है। आप लोगों को क्या इस बात की खबर है? चूंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात का जो है वो इस बात को लेके मतलब सीरियस नहीं है, चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए हवा तो बदलना ही है और चंद्रशेखर राव की सरकार को जो चंद्रशेखर राव की पार्टी को सरकार के बाहर करना ही है, क्योंकि जो मुद्दे थे, अब जैसे रोजगार का मुद्दा था, आज चंद्रशेखर राव जी ने जो घर घर में एक आदमी को रोजगार देने की का वायदा किया था, आज वो कहाँ है? जो कई लाख मकान बनके हर गरीब को हर फैमिली को एक मकान देने की बात थी, वो कहाँ है? अक़लियतों को 12% रिजर्वेशन देने की बात थी, वो कहाँ है? और हर तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा देंगे तेलंगाना के करके बड़े बड़े नारे दिए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे करके बड़े बड़े नारे दिए थे। ये तमाम नारों का क्या हुआ आज का दिन? तो ये बातें जो है सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं ये किस तरीके से आप लोग यहाँ बैठ करके काम कर रहे हैं और जो इश्यूज़ आप गिना रहे हैं ये पब्लिक तक, चूँकि आजकल जो है वो मोबाइल का ज़माना है और जो है वो इंटरनेट का ज़माना है
और तकनीक जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोग तकनीक के इस्तेमाल पर किस तरीके से जोर दे रहे हो, कैसे अपनी बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं आखिरी आदमी तक? देखिए, अब जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैंपेन में होगा ही। हम लोग बेसिकली क्या है यहाँ पे जो अपना मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो है उस डिपार्टमेंट को पूरी मजबूती से हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट किया है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 4 जगह होंगे, वह हैदराबाद, महबूब नगर, वारंगल और निज़ामाबाद में। अपने लीडर जगह जगह जहाँ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में सोशल मीडिया टीम्स हमारे काफ़ी सक्रिय हुए हैं, पूरे यहाँ बैठ के वो कैंपेन कर रहे हैं। और ये प्रूव करना ज़रूरी है कि जो ये बंदा जो है लोगों को धोखा दिया, जिस तरह से मोदी सेंटर में धोखा दिया उस तरह से चंद्रशेखर धोखा दिया। और ये भी ज़रूरी है बोलने का जो है, आज इस बंदे को जिसने जो है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के टाइम पे मोदी का साथ दिया है, जिसने डिप्टी चेयरमैन के राज्यसभा के इलेक्शन में मोदी का साथ दिया, जिसने जीएसटी में मोदी का साथ दिया, जिसने डिमोनेटाइजेशन में मोदी का साथ दिया, और इतना जो हंगामा जो हिंदुस्तान भर में हो रहा, हर चीज़ पे जब मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोला, ये बंदे को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का करके बोल के साफ तरीके से हम लोगों के बीच में इस बात को ले जाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर तमाम बातें जो हैं वो आम लोगों तक पहुंचानी है और उसी की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी और भी टीमें हैं जो अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं और तकनीक का इस्तेमाल जो है वो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चूंकि इन्हें ये भी जान चुके हैं कि अब हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन का इस्तेमाल सही तरीके से कैसा करना है अब ये बात कांग्रेस की भी समझ में आ गई है। कैमरा पर्सन समीर के साथ खुर्शीद रब्बानी, जी मीडिया, हैदराबाद। तो तेलंगाना में साफ शफाफ इंतखाबात कराने की गरज से इलेक्शन कमीशन भी मुस्तैद हो गया है और इसी को लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने रियासत का दौरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम इलेक्शन ऑफिसर्स और जिम्मेदारान के साथ मीटिंग करके हालात का जायजा लिया। रावत ने रियासती लीडरान से भी मुलाकात करके उनकी परेशानियों को सुना। इस मौके पर रावत ने कहा कि रियासती इंतखाबात में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर रियासती अफसरान को तमाम हिदायतें भी दी जा चुकी हैं। उन्होंने तमाम शिकायतों की जांच कर कार्रवाई के भी हुक्म दिए। Full commission spent 2 days here in Hyderabad, met all the political party representatives, noted their concerns, their suggestions regarding the forthcoming polls. Also met all the district magistrates, SPs, Chief Secretary, DG Police, senior officials of Income Tax, Railways, Airport Authority and banks. Commission feels that whatever concerns we had 1 month before, when we came for the first time to review the preparedness, those concerns have been squarely addressed by the machinery here, and under the leadership of Chief Secretary, Chief Electoral Officer, they have worked very hard and they have brought the preparedness level to a satisfactory level, and therefore Commission has full confidence that Telangana this time will have a free, fair, peaceful and credible election. All those complaints have been brought to the notice of all the enforcement authorities. They'll be taking a call, they'll be doing the fact checking and initiating action under various legal provisions, and therefore every complaint will be squarely addressed and comprehensively taken care of. विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर की तामीर को लेकर मुल्क गीर पैमाने पर सरगर्म हो गई है और आम इंतखाबात से ठीक पहले यकायक इस मामले को उठाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी को इश्यू को लेकर के कर्नाटक के हुबली में वीएचपी ने अवामी इजलास किया। हैरत की बात यह है कि मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए हुई इस तकरीब में एमपी और बीजेपी लीडरान भी शामिल हुए। ऑर्डिनेंस लाने को लेकर हुए इस तकरीब में जिम्मेदारान ने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क एक बार तकसीम हो चुका है, लेकिन वो दोबारा अयोध्या तनाज़े की जमीन को बंटने नहीं देंगे। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट की मौजूदगी में अदालती फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए। वहीं साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सीके जाफर शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। बेंगलुरु में हुए आखिरी रस्मात में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, जिसमें कि सभी जमात से, सभी तबकात से लोग, सियासी लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने उनकी मौत को कर्नाटक के साथ साथ मुल्क का एक बड़ा नुकसान बताया है। वाज़ेह है कि लंबे वक्त से बीमारी के चलते शरीफ का कल इंतकाल हो गया था और 85 साल के जाफर शरीफ रियासत में कांग्रेस का खास चेहरा है और उनकी पैदाइश 3 नवंबर 1933 को
चित्रदुर्ग जिले में हुई थी। मरकज में पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत के दौरान वो 1991 से 1995 तक वजीर रेल भी रह चुके हैं। कहते हैं कि शरीफ कांग्रेस में इंदिरा गांधी के आंख कान का किरदार निभाते रहे। राजीव गांधी की मौत के बाद जब सोनिया गांधी को पार्टी की कमान देने की बात चली तो जाफर शरीफ ने उनकी नेशनलिटी को लेकर सवाल उठाए थे और यहीं से वो पार्टी से दूर होते चले गए। Sharif was known for his friendly nature. Despite he being a congressman, he never discriminated the politicians when it come to development works. Let the God give the strength to his family members to bear the loss of their dear one. His death is a personal loss to me. पूरा देश के कोने कोने पर उनका नाम मालूम है, क्योंकि इतना लंबी पॉलिटिकल लाइफ जो उनके टाइम में जो वो काम किया है, एमपी बन के, रेलवे मिनिस्टर बन के, और स्पेशली रेलवे डिपार्टमेंट में एक रेवोल्यूशन किया और गेज कन्वर्जन में और रेलवे डिपार्टमेंट के मॉडर्नाइजेशन में पूरा देश में उनका नाम रोशन किया था। जाफर शरीफ साहब एक नेक, सज्जन, सीधे साधे इंसान थे। मैंने कल अखबार में पढ़ा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, रिकवरी हो रहे हैं। मैं मंगलूर में था, उधर से आ रहा हूँ मैं भी। इतने जल्दी हमको छोड़ के सब कुछ जाएंगे करके हमने कभी सोचा भी नहीं था। जाफर शरीफ का जो इंतकाल हुआ है वो राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान। जाफर शरीफ साहब वो कर्नाटक के लीडर नहीं थे, वो हमारा देश के नेता था। Who developed Karnataka in the government? We are losing. Anant Kumar we lost. Yesterday Amrish. Today Jafar Sharif. So he's a great man. He served our country and Karnataka. We lost Jafar Sharif. It's a very sad day for the Karnataka and Bangalore. जाफ़र शरीफ साहब को हमने आज खोया है, बहुत दुख की बात है। कल ही मैं उनको हॉस्पिटल में मिला था, अच्छी बात हुई थी। मुझे लगा था कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छे हो करके हमारे बीच रहेंगे। उनकी रहनुमाई की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। बेंगलुरु में मस्जिद की जानिब से कौमी यकजहती के उन्वान पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कि उलमा, स्वामी और मुख्तलिफ मजहब के रहनुमाओं ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। मस्जिद उम्मुल हसनैन कमेटी की जानिब से कौमी यकजहती और भाईचारे के उन्वान पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी ने यकजहती और भाईचारे का पैगाम दिया। मतभेद होता है, ये मतभेद भगवान हमारा सामने खड़ा किया है, ये हमारा परीक्षण के लिए। हम इस परीक्षण में कामयाब होना ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। हम सब मिलकर ये शैतानियत को निकालकर इंसानियत को आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हमें अपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन ये लड़ाने वाला है, दुश्मन कौन है, हमारा कॉमन एनिमी कौन है, इसको देखना है। वरना सबके पास पीस लविंग लोग रहते हैं, मुसलमानों में भी, गैर मुस्लिमों में भी। एक बड़ा तबका 90% से भी ज़्यादा मोहब्बत से, भाईचारगी से रहना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये शरारत करते हैं, ये अमन में खलल डालना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, जो मोहब्बत से रहना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कौन है जो शरारत करता है, कौन है जो अमन में खलल डालता है, उसकी निशानदेही करें और उसको रोकने की कोशिश करें। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि पूरे इलाके में मस्जिद और पड़ोस के मंदिरों की जिम्मेदारान से ऐसा मुमकिन हो पाया है ना। हम कोशिश करते हैं हर साल है ना, हर कौम के बड़े बड़े लोगों को जमा करना और उनसे है ना नसीहत करना और उस पर अमल करना। अमल, नसीहत तो सुनते हैं सभी, मगर अमल नहीं होता। हमारे इस मोहल्ले में अमल हो भी हो रहा है। सबके साथ मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। मस्जिद के तरफ 2-3 मसाजिद ये देवाला भी हैं, उनके साथ है ना हमारी अच्छी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है। उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा प्यार मोहब्बत है। अब यहाँ एक देवल है, उनके प्रेसिडेंट साहब हर जुम्मा आपको यहाँ है ना 15-20 मिनट सजदे में रहते, गैर हैं 15-20 मिनट आके सजदे में रहते। एक प्यार मोहब्बत
एक जो है ना पहुँच रहा है। इसी तरह हर जगह चला तो इंशाअल्लाह ताला नफ़रत का ये माहौल चला जाएगा और दोस्ती का माहौल बढ़ा तो सबको सुकून चैन मिलेगा। ये कौमी एकजुटती की ज़रूरत बहुत अहम है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हो रहा है। ख़ुसूसन मैं मुस्लिम भाइयों से और मिलत इस्लामिया के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उलमाए कराम हैं, दानिशवरान क़ौम हैं, ये जो है हमको अच्छी रहनुमाई मिली है अल्लाह के कलाम से और हिस्ट्री से कि इंसानियत को जोड़ने का काम हमको ही करना है। आज क्लैरिटी हमको है कैसा इंसानियत को एक तरह जोड़ सकते हैं और उन लोगों में कैसा हम अवेयरनेस ला सकते हैं कि हम सब आपस में एक दूसरे भाई हैं। अल्लाह का ऐलान भी है कि हम जो है अल्लाह का कुंबा हैं, हम एक आदम हव्वा से पैदा किए गए हैं और हमको जो बनाए गए हैं ख़ानदान कबीले, इसकी वजह आपस में मोहब्बत मरोत को फ़रोग़ करना है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़ुबान के बोलने वाले रहते हैं, लेकिन फिलहाल फ़िरक़ा परस्ती मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। अगर मस्जिद मंदिर के जिम्मेदारान एक साथ खड़े हो जाएं, तो आने वाले दिनों में एक खूबसूरत हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। इधर बेंगलुरु में नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है और इसी के तहत बीबीएमपी कॉर्पोरेटर रिजवान नवाब ने नौजवानों में बेदारी लाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया है। इस टूर्नामेंट में बेंगलुरु और अतराफ से 34 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में जगह जगह पर से नो टू ड्रग्स के साइन बोर्ड लगाकर लोगों में बेदारी लाने की कोशिश की गई। मोहल्ले के बच्चे या बेंगलुरु सिटी के नौजवान जो है गलत रास्ते पर जा रहे थे, एटलीस्ट एक मैसेज जाने दो उनको, बच्चे क्रिकेट खेलने दो और मैसेज ये जाने दो कि बेंगलुरु सिटी में या कर्नाटका इन जनरल के से नो टू ड्रग्स। हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 7वां कन्वोकेशन मुनक्किद किया गया और इस मौके पर साबिक इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुरैशी ने इदारे की बेहतर तवारीख का जिक्र किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने यूनिवर्सिटी की तफसीली रिपोर्ट पेश की। तलबा ने 1133 ग्रेजुएट और 811 पोस्ट ग्रेजुएट और 94 MPhil 50 PhD डिग्री हासिल की। इसके अलावा प्राइवेट तरीके से पढ़ाई कर रहे 21,402 तलबा को डिग्री तकसीम की गई। तो जुनूबी हिंद की इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।